आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा जो चैप्टर हमने खत्म कर चुके हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब आज हम उस चैप्टर से रिलेटेड वन लीनियर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो तुम्हारे सारे एग्जाम में काम आएंगे। कोई सा भी एग्जाम दे लो आप, चाहे इंटर का, इंटरमीडिएट का, बोर्ड का एग्जाम दे लो, चाहे और भी रिलेटेड फिजिक्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, इंटर के फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे लो, तो ये वाले सारे क्वेश्चन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। अब मैं का स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। कैसे कैसे क्वेश्चन देखो मैंने इसमें ऐड किए हैं, कुछ एमसीक्यू होंगे, कुछ फिलअप हैं और कुछ वन लीनियर टाइप की क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। 10 क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो 10 क्वेश्चन आपको सीखने अच्छे समझने हैं, इसी चैप्टर से रिलेटेड ये हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द फील्ड प्रोड्यूस बाय स्टेशनरी चार्ज। देखो ऑस्टर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, अगर आपको याद होगा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है, उसका जो स्टार्टिंग है, उसका जो इंट्रो है, उसमें ऑस्टर्ड का एक एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने 1820 में किया था। उन्होंने बताया था कि स्टेशनरी अगर चार्ज है तो अपने चारों तरफ कैसे क्या बनाता है, कौन सा फील्ड बनाता है, मूविंग चार्ज कैसा बनाता है, तो वो चीज़ उन्होंने समझाई थी। तो हम इसको याद रखने की चीज़ है, अगर स्टेशनरी चार्ज होगा तो अपने चारों तरफ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। आपको इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा, याद रखना ये रिजल्ट है ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट का। अगर मूविंग आइसोलेट चार्ज है, मतलब चार्ज तो है लेकिन वो आइसोलेट भी है, मतलब सिंगल चार्ज है और मूव कर रहा है, तो याद रखना आपको बहुत अच्छे से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है अपने चारों तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर देता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो ध्यान रखना उसके चारों तरफ केवल मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और यही ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट का सबसे मेन क्या था, रिजल्ट था। क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो मूविंग चार्ज होगा अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या हो गया कि मूविंग चार्ज, सीधी सी बात है। ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही, तो करंट तो फ्लो तो भी होती है जब चार्ज क्या करता है, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मूविंग चार्ज मतलब मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना है। अगर मूविंग आइसोलेट चार्ज आ जाए तो आपको याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी, वो दोनों बनाएगा। ये चैप्टर में आपको अच्छे से समझा चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज। एक चार्ज है जो मूव कर रहा है, इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। अगर क्या बोला हो, अगर एक हमारे पास चार्ज है, वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में एक साथ मूवमेंट कर रहा है, तो उस पर लगने वाले फोर्स को, उस चार्ज पे लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था अच्छे से, लॉरेंज फोर्स ये होता है। लॉरेंज फोर्स हम इसको कह देते हैं कि ये क्या है, लॉरेंज फोर्स है। अगर एक चार्ज है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर मूवमेंट कर रहा है, कितनी भी वेलोसिटी से करे, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसको लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। इस चीज को मैंने आपको बताया था, और इसका फॉर्मूला भी था देखो लॉरेंज फोर्स का। अगर हमने एक चार्ज को क्या करा, देखो यहीं पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। अगर हमने एक चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो उस पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना होता है, क्यू। क्यू को आप कॉमन ले लो इस तरीके से, और देखो वो क्या था, पहले वाले में था ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वी क्रॉस बी। आपको याद रखना ये टोटल, यही लॉरेंज फोर्स का टोटल फॉर्मूला है। देखो अगर एक चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड बी दोनों में एक साथ रखा जाए, तो क्या होगा, मतलब रखा नहीं जाए, वो क्या करे, मूवमेंट करे। देखो वी भी लिखा है ना, तो ये चार्ज की वेलोसिटी है। अगर एक चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड बी में वी वेलोसिटी से मूवमेंट करे, तो उस पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा दोनों के कारण, देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगेगा उस पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो क्यू ई है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो क्यू वी बी है। तो ठीक हो गई बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इतना फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इतना फोर्स, तो टोटल फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, एंड इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ मूविंग चार्ज एंटरिंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मूविंग चार्ज है, वो एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मेकिंग 30 डिग्री विद द फील्ड हैविंग पाथ। बोला हमारे पास एक मूविंग चार्ज है, वो मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है, सीधी सी बात है। उसका पाथ कैसा होगा, वो कैसा पाथ उसका होगा, तो आपको याद रखना है, अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, किसी भी एंगल से एंटर करे एक्सेप्ट 90, किसी भी एंगल से वो एंटर करे एक्सेप्ट 90, तो उसका जो पाथ होगा वो हेलिकल ही निकल के आएगा। मैंने क्या बोला, अगर 90 डिग्री पे वो एंटर कर रहा है, हेलिकल पाथ आप लिख सकते हो कि उसका हेलिकल पाथ होगा। समझ में आ गई बात, जो हमने हेलिकल पाथ पढ़ा होगा आपने, जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था हेलिकल पाथ क्या होता है। तो जब भी कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी एंगल बनाते हुए एंटर कर जाए, तो उसका जो पाथ होगा हेलिकल पाथ होगा। हाँ बस अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एंटर करता है, एक ही केस है बस, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर एंटर करेगा तो उसका पाथ सर्कुलर होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, वहां पे हमने डेरिवेशन में इस चीज को सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आंसर लिखेंगे बाय कनेक्टिंग, ऐसे लिख सकते हैं बाय कनेक्टिंग, क्या करना है, कनेक्ट करना है अ लार्ज रेजिस्टेंस, एक लार्ज रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। लिख दो इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख के आना है। समझ में आई बात, वन लीनियर क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, कि बाय कनेक्टिंग लार्ज रेजिस्टेंस, मतलब कोई बड़े अमाउंट का रेजिस्टेंस लेना है, उसको सीरीज में कनेक्ट कर देना है गैल्वेनोमीटर के साथ, तो वो जो आपके पास गैल्वेनोमीटर होगा वोल्टमीटर में चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हेन द फोर्स विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम।
कब फोर्स मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, किस चीज के लिए भाई, इफ चार्ज इज मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रहा है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। देखो यहाँ पे केवल उसने मैग्नेटिक फील्ड की बात करी, तो जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज पे लगने वाला फोर्स कैसे निकल के आता है, इसको एफ एम लिख दो। एफ एम को बोलते हैं एफ मैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो मूविंग चार्ज को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, देखो यहीं से देख लो, क्यू ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है और क्यू वी बी किसके कारण है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। तो क्यू वी क्रॉस बी याद रखना है आपको अच्छे से। अगर एक चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड बी में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में वी वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। या फिर आपको इस मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो आप लिख देंगे क्यू वी बी साइन थीटा, इस तरीके से। तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बोला मैक्सिमम कब होगा, देखो अब तो सीधी सी बात होगी, थीटा पे डिपेंड हो गया। तो सबसे पहला केस देखो, जब थीटा 90 हो जाए, जब थीटा 90 हो जाए तो एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी। तो यही क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है थीटा 90 के लिए, क्योंकि 90 पे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, वहीं पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास कि कब मिनिमम होगा, तो मिनिमम तो देखो सीधी सी बात है, थीटा को 0 रख दो या फिर क्या रख दो 180 भी आप रख सकते हैं, क्योंकि थीटा 0 या 180 की बात करें तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो एफ एम इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, सीधा 0 निकल के आएगा। तो ये क्या हो गया, देखो मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है, द मैक्सिमम फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, कब, जब थीटा 90 होता है तब इस तरीके का मैक्सिमम फोर्स लगता है उस चार्ज पे, और जब थीटा 0 जाता है तो उस पर मिनिमम फोर्स लगता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनी मूविंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, इज इन द प्लस एक्स डायरेक्शन। मान लो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या बोला, इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है प्लस एक्स डायरेक्शन में। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को मैं थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द वाई डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस वाई डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ को इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, मतलब वेलोसिटी ऊपर की तरफ को है ना, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किस तरफ को कर रहा, प्लस वाई डायरेक्शन में, यानी कि उसका मूवमेंट इस तरीके के ऊपर, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल देखो, बी और बी के बीच के एंगल क्या है, 90, बढ़िया हो गया। देन व्हाट कैन यू से अबाउट द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो इस समय देखो, पहले तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मैग्नेटिक फील्ड बी में मूवमेंट कर रहा है तो उस पर इतना फोर्स लगेगा, देखो क्यू बी साइन थीटा के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक चार्ज पार्टिकल ही तो है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो सीधी सी बात है उस पर क्यू बी साइन थीटा के बराबर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब वो बोल रहा है कि इस पे लगने वाला जो फोर्स है उसके बारे में आप क्या कह सकते हो, तो उस पे लगने वाले फोर्स के बारे में हम कह सकते हैं, देखो ये क्यू वी बी और साइन 90, देख लो वी और बी के बीच का एंगल 90 है, सीधी सी बात है, तो हमने फिगर बनाते ही समझ लिया। तो क्या बोल सकते हैं कि उस पे लगने वाला जो फोर्स होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो लगने वाला फोर्स क्या हो गया, उस पर मैक्सिमम हो गया। और आपको याद रखना है, जब भी वी और बी परपेंडिकुलर होते हैं ना आपस में इस तरीके से, यानी कि चार्ज की वेलोसिटी और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट, अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं ना तो इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हो कि जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे ही वहां पे क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। अब आप इसके बारे में एक चीज और भी कह सकते हो, देखो उसने क्या, आप क्या कह सकते हो, देखो अब हम बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो फोर्स है, जो ये मैग्नेटिक फोर्स है ना एफ एम, क्योंकि ये तो है तो वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन कहां होगा, तो इसका डायरेक्शन आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होता, प्रोटॉन होता, तो आपको अच्छे से याद रखना है जो डायरेक्शन होती है ना फोर्स की, इस तरफ को होती। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होता, प्रोटॉन होता, तो इस तरफ को डायरेक्शन होती फोर्स की प्रोटॉन पे। ठीक, अगर आप वो क्या इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए उस पर जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो इस तरफ को निकल के आएगी, एफ एम करके आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस जेड डायरेक्शन में इस एफ एम का डायरेक्शन होगा। एफ एम लिख दो, एफ एम हैज अ डायरेक्शन माइनस जेड। ठीक है, तो एफ एम पे कितना डायरेक्शन होगा, माइनस जेड का डायरेक्शन होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिस पे मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्स डायरेक्शन में है वो मूवमेंट कर रहा है वाई डायरेक्शन में, तो उस पर जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, माइनस जेड डायरेक्शन में। मैंने क्यों बोला माइनस जेड डायरेक्शन में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन होता तो ये क्या करता, प्रोटॉन वो प्लस जेड डायरेक्शन पे उस पर फोर्स लगता। तो इस चीज को आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। तो कुछ मैं यहाँ पे एक नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूँ वन लीनियर, ये इससे क्या होता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, अभी कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिलेशन बिटवीन रेडियस, मोमेंटम एंड चार्ज व्हेन द चार्ज इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो अब उसने यहाँ पे क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन तो नहीं, कोई चार्ज पार्टिकल की बात करी, कोई चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रहा है, कैसे पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे। एक चार्ज पार्टिकल है, क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं। व्हेन चार्ज इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो केस ही देखना पड़ता है सबसे पहले करके, वो बोलना क्या चाहता है, कहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। फिर क्वेश्चन उसने क्या पूछा है कि रेडियस, मोमेंटम और चार्ज के बीच क्या रिलेशन होता है। तो एक चार्ज पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हमें वहां पे रेडियस, मोमेंटम और चार्ज के बीच का निकालना, रिलेशन निकालना।
तो देखो मैंने क्या बोला, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है, तो मान लो वो चार्ज पार्टिकल क्यू है ना, और वो क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है मान लो, और आर रेडियस उस सर्कल की है। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर सर्कुलर पाथ से मूवमेंट करेगा तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम एम वी स्क्वायर अपॉन आर बोलते हैं। एम इज द मास ऑफ द चार्ज। याद रखना मैंने क्या बोला, कि जब भी कोई पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, कुछ भी चीज हो, अगर वो सर्कुलर पाथ पे क्या करे, मूवमेंट करे, तो उसको मूवमेंट करने के लिए एक सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत होती है, और उस सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लास 11th में आप इसको पढ़ चुके हैं, जहां पे सर्कुलर मोशन का टॉपिक पढ़ा था। और ये जो हमारे पास सेंटीमीटर एसिलेशन, ये जो फोर्स है एसिलेशन ने, मैंने क्या बोला, फोर्स है जो सेंटीमीटर फोर्स है, ये वहीं पे से मिलता है, कहीं एक्स्ट्रा कहीं से ये बाहर का कोई फोर्स नहीं है, ये वहीं पे प्रेजेंट किसी फोर्स में से एक फोर्स होता है। ये भी मैंने आपको सिखाया था, ठीक। तो वहीं पे प्रेजेंट किसी एक फोर्स में से कोई फोर्स होता है। अब वहां पे कौन सा फोर्स प्रेजेंट है भाई, देखो ये जो चार्ज पार्टिकल है क्यू, उसकी वेलोसिटी बी है, और उसने बोला हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। तो देखो जब भी चार्ज पार्टिकल एक वी वेलोसिटी से किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करे, तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, अभी मैं बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं, बार बार उसका फॉर्मूला आ रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू बी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा, इतना ही तो फोर्स लगता है इस पे, ठीक हो गई बात। अब चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, वहां पे परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रहा है। देखो सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है, जब भी सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करेगा, तो मैंने आपको बताया था वी और बी परपेंडिकुलर होते हैं। ये चीज मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, कि v और b परपेंडिकुलर हो जाते हैं जब चार्ज क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करता है, यानी कि थीटा इज 90 है, थीटा इज 90 है। तो इस केस में जो हमारे पास चार्ज है ना, उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा QVV के बराबर हो जाएगा। तो यही जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, यही क्या करता है, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को, ये सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू दे देता है। यानी कि हम एम वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह लिख सकते हैं QVB। एक v से देखो एक v आप कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा r इक्वल टू आ रहा है एम वी अपॉन क्यू बी। देखो सिंपल सी बात है कि रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया। मैंने क्या बोला, देखो बहुत बड़ी बात नहीं है, डेरिवेशन भी यही है ये, कि सेंटीमीटर जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, वो तो सेंटीमीटर जो फोर्स होता है वहीं पे प्रेजेंट किसी एक फोर्स में से कोई फोर्स होता है। और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रहा है, तो उस पर लगने वाला टोटल फोर्स इतना होगा, सीधी सी बात है। अब जब भी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है, वी और बी परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो फोर्स रह जाएगा इतना, क्योंकि साइन 90 हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब एम वी मास इंटू वेलोसिटी अगर आपको अच्छे से याद है, तो इसको ही मोमेंटम कहते हैं, P अपॉन क्यू वी। तो ये आपका रिलेशन निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप इसका MCQ पे टिक लगा सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये क्या है, अ प्रोटॉन एंड अ अल्फा पार्टिकल इज मूविंग विद द सेम स्पीड एंड एंटर्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली। देखो एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन नॉर्मली, नॉर्मली मतलब थीटा 90 हो गया, और सेम स्पीड भी बोला, सेम स्पीड भी ध्यान रखना है। वट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सर्कुलर पाथ रेडियस, उनकी जो रेडियस होगी ना पाथ की, उनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ये वो सिंपल पूछ रहा है। तो देख लेते हैं इसको भी। तो देखो अभी तो हमने ये फॉर्मूला निकाला ना, अब मैं सातों क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसमें इसी की हेल्प लेंगे। देखो या फिर इसकी जो भी समझ लो, बात एक ही है। देखो आर इक्वल टू क्या है, एम वी अपॉन क्यू बी, यही तो है। अब देखो मास तो कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी भी उसने पहले बोल रखा है कांस्टेंट है ना। और अब क्यू की बात आ गई। देखो अगर आपको क्या रखना है, प्रोटॉन के लिए जो आपका चार्ज है ना, वो ई रख देना प्लस ई, और जो अल्फा पार्टिकल है उस पर चार्ज होता है 2e के बराबर। तो आप सबसे पहले आर पी निकालो, मतलब प्रोटॉन का क्या निकालो, रेडियस निकालो प्रोटॉन के पाथ के लिए। तो देखो एम को ऐसी रहने दो, वी को भी ऐसी रहने दो, और क्यू पी की जगह, इस क्यू की जगह ई रख दो, इस बी को ऐसे ही रहने दो। इसी तरीके से आप आर अल्फा निकालना जरा, रेडियस अल्फा पार्टिकल के लिए। तो देखो एम तो ऐसे ही रहेगा, वी भी ऐसे रहेगा, क्योंकि एम क्या है, अल्फा पार्टिकल का मास है। देखो अब अल्फा पार्टिकल के मास की बात आ गई। देखो प्रोटॉन के मास अल्फा पार्टिकल के मास में थोड़ा सा डिफरेंस, आपको इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा देखो अभी सबसे पहले जो प्रोटॉन है उसका मास आपको याद रखना है, सिंगल एम होता है, मतलब एम मान लो। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 1। देखो वैसे तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1। प्रोटॉन एक्चुअल में क्या होता है, देखो प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन, प्रोटॉन को हम हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो प्रोटॉन का मास तो 1 होता है। अब बात किसकी आ गई, अल्फा पार्टिकल की। तो अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में है कि अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस से निकलता है, यानी कि हीलियम ही है। और हीलियम का मास कितना होता है, आपको याद रखना है, वही मास यहाँ पे काम आएगा। हीलियम का जो मास है, यानी कि मास फॉर द अल्फा पार्टिकल क्या आएगा, 4 निकल के आएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 AMU। और अगर प्रोटॉन है उसका मास 1 होता है ना। तो MP लिख दो इसको, MP प्रोटॉन का मास। ये भी चीज ध्यान रखनी है, प्रोटॉन का मास 1 हो गया, अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे तो M हो गया, और यहाँ पे भी M ही रख दो अभी, है ना। या फिर इसको देखो, अब यहाँ पे M की जगह 1 रख दो, और इसकी जगह रख दो 4। अभी M को ऐसे लिख दो, यहाँ पे क्या रख दो, M की जगह सीधा 4 रख देते हैं, ठीक है। मास की जगह किसके, अल्फा पार्टिकल का मास है ना, अल्फा पार्टिकल के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, आर अल्फा बराबर M की जगह अल्फा पार्टिकल का मास 4 होता है, V वेलोसिटी तो सेम है दोनों केस में, और अपॉन में क्या आ गया भाई, Q कितना है, चार्ज 2e होता है अल्फा पार्टिकल का, B इसी तरीके से रहेगा। अब देखो यहाँ पे 1, ये M है ना, तो प्रोटॉन के लिए मास 1 होता है, तो इसको दोबारा भी लिख दो। देखो क्या कटपट क्या करनी है, V अपॉन ई भी हो जाएगा, और ये आर अल्फा जो है ये क्या हो जाएगा, देखो इससे काट दो, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 2V अपॉन ई बी।
हमें क्या निकालना है, उनकी रेशियो निकालना है, रिस्पेक्टिव रेशियो। तो आप करो आर पी अपॉन आर अल्फा, ऐसा कर दो जरा, आर पी अपॉन आर अल्फा। तो आर पी की वैल्यू रख दो ई बाई वी बाई ई बी, और इसकी वैल्यू रख दो 2 वी बाई ई बी। देखो सब कट जाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना 1/2 निकल के आ जाएगा, 1:2 निकल के आ जाएगा। तो प्रोटॉन की सर्कुलर पाथ की रेडियस 1 समझ लो एक तरीके से, और जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है उसके लिए सर्कुलर पाथ की रेडियस एक तरीके से 2 समझ लो। तो आपके पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन ले रखे मैंने एक दो। वन गॉस इक्वल टू, वन गॉस कितने टेस्ला का, देखो गॉस और टेस्ला पहले याद रखना, गॉस भी और टेस्ला भी दोनों की दोनों बी की यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, उसको मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन भी बोलते हैं, कभी याद रखना, ठीक है। तो वन गॉस होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10⁻⁻⁴ टेस्ला लोगे तो वन गॉस निकल के अपने आप आ जाएगा। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, देखो फाई इक्वल टू बी है, इसको फाई एम ले लो ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स इक्वल टू बी है। आपको यहाँ पे बी का यूनिट निकालना, तो बी का यूनिट कैसे निकलेगा, फाई का यूनिट बटे ए का यूनिट है ना, फाई का यूनिट अपॉन ए का यूनिट। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आपको याद रखना वेबर होता है ना, वेबर, और एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर बी का यूनिट है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का ही यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, द टॉर्क ऑन द सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर इन विच आई करंट इज फ्लोइंग। हमारे पास एक टॉर्क निकालना है सर्कुलर कॉइल पे जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको याद रखना है, पहले जो सर्कुलर कॉइल होता है उसके पहले आपको अगर अच्छे याद होगा, सर्कुलर कॉइल के जो सेंटर है, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको वो पता है तो आप इसको भी निकाल देंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल के आती है, चलो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे काम भी नहीं आएगी, देखो सिंपल कुछ और तरीके लगाते हैं, देखो कुछ और वैल्यू थी है ना। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कितनी होती है वो आप खुद ट्राई करना, आप उस डेरिवेशन को देखना दोबारा से, यहाँ पे मैंने कराई थी कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कितना होता है, ठीक है। अब हमें तो यहाँ पे बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, वो होता है एम क्रॉस बी। क्या होता है, एम क्रॉस बी। अब एम क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया। अब बी को ऐसे ही रख दो, अब क्रॉस को हटा दो क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने हैं। अब आई को ऐसे ही रहने दो। एरिया क्या होता है, सर्कुलर कॉइल है तो पाई आर स्क्वायर एरिया होगा, बी हो जाएगा, देखो तो टॉर्क निकल के आ गया, नहीं आ गया किसका, उस सर्कुलर कॉइल का। तो देखो पाई आर स्क्वायर आई बी, इस तरीके से टॉर्क निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तुम्हारे इंटर में भी, इंटरमीडिएट के बोर्ड में बहुत काम आएंगे, और आगे आने वाले एग्जामों में भी आपके बहुत काम आएंगे। थैंक यू।